नमस्कार दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास गाइड। कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने से पहले हम पिछले भाग के बारे में जानते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि राजू गाइड रोजी से पहली बार मिलता है। रोजी अपने पति के साथ मालगुड़ी घूमने आई है। उसका पति एक खोज करता है। उसका अधिकतर समय गुफाओं में खोज करते हुए ही बीतता है। रोजी को ये सब बहुत ही नीरस लगता है। उसका पति उसकी पसंद नापसंद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन राजू को रोजी बहुत पसंद है। वे रोजी को घुमाने के लिए ले जाता है। वे उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वहाँ रुकने के लिए तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं। अपने साथ कपड़े ले जाने चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं गफूर से कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर मोटर ले चले, मैंने कहा। लड़की बोली, मेहरबानी करके 1 मिनट रुक जाइए। वे भागती हुई चली गई और एक छोटा सा सूटकेस लेकर लौट आई। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे कपड़े भी इसी में हैं। वेरी गुड, पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लड़की भी मुस्कुरा दी और उस हंसी में सुबह का सारा तनाव कुछ हद तक गायब हो गया। फिर भी वातावरण में कुछ तनाव बाकी था। मैंने गफूर से कहा कि वे रेलवे स्टेशन के सामने थोड़ी देर के लिए मोटर रोके। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग मेरा घर देखें। मैं अभी आया, कहकर मैं घर की तरफ भागा। दुकान के लड़के ने मुझे देखते ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला। मैं उसे नज़रअंदाज करके भागता चला गया और घर से एक बैग उठा लाया। मेरी माँ रसोई घर में थी। चलते वक्त मैंने कहा, हो सकता है आज रात में बाहर रहूं। शाम को 4 बजे के करीब हम लोग पीक हाउस पहुंचे। डाक बंगले की देखभाल करने वाला आदमी हमें देखकर बहुत खुश हुआ। टूरिस्टों के पैसे से मैं उसे अक्सर दिल खोल कर इनाम दिया करता था। मैं पहले से ही टूरिस्टों को कह देता था, उस आदमी को अगर खुश रखोगे तो वे आपकी अच्छी तरह सेवा करेगा और आपके लिए दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें भी जुटा देगा। वही फार्मूला मैंने इस बार भी दोहराया और लड़की के पति ने, जिसे अब मैं मार्को नाम से पुकारूंगा, कहा, तुम जैसा चाहो करो, मुझे तुम्हारी मदद का ही आसरा है। जानते हो, जिंदगी में मेरा एक उसूल है, मैं छोटी छोटी परेशानियों से बचना चाहता हूँ। मुझे खर्च की कोई चिंता नहीं। मैंने जोसेफ से कहा कि वे 2 मील दूर अपने गांव जाकर खाने पीने की चीज़ें ला दें। फिर मैंने मार्को से कहा, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे देंगे? बाद में मैं आपको सारा हिसाब दे दूंगा, ताकि बार बार छोटी छोटी रकमों की अदायगी के लिए आपको परेशान ना करूं। इस बात का मार्को पर क्या असर पड़ेगा, ये पहले से बताना मुश्किल था। वे अस्थिर प्रकृति का आदमी था। कभी वे ऊंची आवाज में कहता कि उसे रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं, और अगले ही क्षण अचानक वे कंजूसी दिखाने लगता और बही खाता जांचने वाले ऑडिटर सरीखी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करता। लेकिन मैंने देखा कि रसीद दिखाने पर वे पाई पाई चुका देता था। बिना रसीद के वे एक आना तक देने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अगर उसके हाथ में कागज थमा दिया जाता तो शायद वे अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर देता। अब वे तिकड़म मेरी समझ में आ चुकी थी। चूंकि उसकी जुबान से साफ साफ बात नहीं निकल रही थी, इसीलिए मैंने कहा, आपको हर रकम की रसीद मिलेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस बात से वे खुश हुआ और उसने अपना बटुआ खोला। मैं टैक्सी को वापस भेज रहा था। गफूर से रसीद पर दस्तखत करवाने के बाद मैंने जोसेफ को पैसे दिए कि वे गांव के होटल में जाकर खाना ले आए। चूंकि मैं इंतज़ाम करने में लगा था, इसलिए अपनी प्रियतमा के चेहरे की तरफ देखने की मुझे फुर्सत नहीं थी। हालांकि मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। जोसेफ ने कहा, गुफाएं यहाँ से 2 मील दूर हैं,
इस वक्त तो हम वहां नहीं जा सकते, कल सुबह जाना ठीक रहेगा। नाश्ते के बाद जाकर दोपहर के खाने तक लौट सकते हो। पीक हाउस मेम्पी की पहाड़ियों के शिखर पर बना था। सड़क यहीं पर खत्म हो जाती थी। उत्तरी बरामदे में शीशे की दीवार बनी थी, जहां से 100 मील दूर तक का क्षितिज दिखाई देता था। नीचे जंगल घाटी तक फैला था और जिस दिन आसमान साफ रहता था, धूप में चमचमाती सरयू नदी की धारा दिखाई देती थी। प्राकृतिक वातावरण के प्रेमियों और जंगली पशुओं को देखने के शौकीन लोगों के लिए वे स्थान स्वर्ग के समान था। रात के वक्त बरामदे के शीशों में से जंगल में घूमते हुए जानवर साफ दिखाई देते थे। लड़की इस दृश्य को देखकर आनंद विभोर हो उठी थी। बंगले के चारों तरफ घनी हरियाली थी। वे खुशी से चीखती हुई पेड़ पौधों को छू रही थी। लेकिन उसके पति ने किसी प्रकार की भावुकता का प्रदर्शन नहीं किया। लड़की जिन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेती थी, लगता था उसके पति को उन चीज़ों से चिढ़ हो जाती थी। अचानक हजारों फुट नीचे धूप में नहाए मैदानों को देखकर वे ठिठक गई। मुझे डर लगा कि शायद रात के वक्त वह इस दृश्य से भयभीत हो जाएगी। गीदड़ बोल रहे थे। हर किस्म के जानवरों की गुर्राहटें और दहाड़े सुनाई दे रही थी। जोसेफ एक टोकरी में खाना ले आया और मेज पर रखकर चला गया। वे सुबह के नाश्ते के लिए दूध, कॉफ़ी और चीनी भी लाया था। उसने मुझे वे जगह दिखाई जहां कोयलों की अंगीठी रखी थी। लड़की खुशी से चिल्लाई, जब मैं आवाज़ दूं तभी सब लोग उठना, मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। जोसेफ ने कहा, मेहरबानी करके भीतर से दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। उस बरामदे में बैठकर आप शेरों और दूसरे जानवरों को घूमता हुआ देख सकती हैं, लेकिन किसी किस्म की आवाज़ मत कीजिएगा, यही असली राज है। इसके बाद जोसेफ लालटेन उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। पेड़ पौधों में उसकी लालटेन की टिमटिमाहट कुछ देर तक दिखाई देती रही, फिर अदृश्य हो गई। लड़की ने कहा, बेचारा जोसेफ कितना बहादुर है, अकेला ही जंगल में चला गया। उसके पति ने लापरवाही से जवाब दिया, इसमें कोई ताजुब नहीं, शायद उसकी पैदाइश और परवरिश यहीं हुई है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वे उस गांव में पैदा हुआ था और बचपन से ही इस बंगले की देखभाल करता आ रहा है। उसकी उम्र कम से कम 60 साल होगी। वो ईसाई कैसे बना? यहाँ ईसाई मिशन था। मिशनरी लोग हर किस्म की जगहों पर आकर बस जाते हैं, ये तो सब जानते हैं, मैंने कहा। जोसेफ हमें पीतल के 2 लैंप तेल से भरकर दे गया था। एक मैंने रसोई घर की मेज पर रख दिया और दूसरा मैंने लड़की के पति को दे दिया। बंगले का बाकी हिस्सा अंधेरे में था। बरामदे के शीशों में आसमान के तारे दिखाई दे रहे थे। हम तीनों मेज के गिर्द बैठे हुए थे। मुझे मालूम था कि प्लेटें कहाँ रखी हैं। मैंने प्लेटें मेज पर लगा दी। शाम के करीब 7:30 बजे थे। हमने बड़ा शानदार सूर्यास्त देखा था। उसके बाद उत्तरी आकाश पर छाई लालिमा की तारीफ भी की थी। सूरज के नज़रों से ओझल हो जाने के बाद पेड़ों की फुनगियां भटकी हुई लाल किरणों से आलोकित हो उठी थी। इस प्रशंसा की एक सांझी भाषा पैदा हो गई थी। लड़की का पति चुपचाप हम दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। मेरे मन का संगीत फूट पड़ा था। अचानक उस आदमी ने कहा, अरे राजू, तुम तो कवि हो। मैंने विनीत भाव से इस प्रशंसा को ग्रहण किया। खाने के वक्त मैंने प्लेट उठाकर खाना परोसने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को खाना खिलाकर अच्छी गृहिणी की तरह खुद बाद में खाऊंगी। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा विचार है, पति ने मजाक किया। लड़की ने प्लेट पकड़ने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने खुद खाना परोसने का आग्रह किया। अचानक उसने आगे बढ़कर प्लेट जबरदस्ती मेरे हाथ से छीन ली। ओह, उस स्पर्श से क्षण भर के लिए मेरा सर चकरा गया। मेरी दृष्टि धुंधली पड़ गई। हर चीज़ एक मीठी अंधेरी धुंध में खो गई, मानो वातावरण में क्लोरोफॉर्म छिड़क दिया गया हो। खाना खाते वक्त मैं उस स्पर्श के बारे में सोचता रहा। हम क्या खा रहे थे, वे लोग क्या बातें कर रहे थे, इसकी मुझे कतई होश नहीं थी।
मैं सर झुकाए बैठा था। लड़की के चेहरे की ओर जब मेरी नज़र जाती और जब उसकी नज़रों से मेरी नज़रें टकराती तो मैं घबरा उठता। मुझे याद नहीं हम लोगों ने किस वक्त खाना ख़त्म किया। वे प्लेटें उठाकर ले गई। मुझे सिर्फ उसकी कोमल अदाओं का हल्का सा आभास हो रहा था और मैं उसके सुनहरी स्पर्श के बारे में सोच रहा था। मेरे मन का एक हिस्सा लगातार कह रहा था, नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। याद रखो, मार्को उसका पति है। ऐसी बात तुम्हें सोचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन विचारों को पीछे धकेलना नामुमकिन था। मेरी थकी अंतरात्मा ने कहा, कहीं मार्को तुम्हें गोली से ना उड़ा दे, उसके पास पिस्तौल है। मेरे मन के दूसरे हिस्से ने कहा। खाने के बाद लड़की ने कहा, चलो शीशे वाले बरामदे में चले, मैं जंगली जानवरों को ज़रूर देखूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वे इस वक्त यहाँ आएंगे? हाँ, अगर हम खुशकिस्मत हुए तो, हमने धीरज दिखाया तो। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? अंधेरे में बैठना पड़ता है। मेरे इस डर दिखाने पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने मार्को को साथ आने का निमंत्रण दिया। लेकिन मार्को ने कहा कि वो एकांत में रहना चाहता है। उसने कुर्सी लैंप के नज़दीक खिसका ली, अपना बैग निकाला और फौरन कागजों को पढ़ने में तल्लीन हो गया। लड़की ने कहा, अपने लैंप को ढांप कर रखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे जानवर डरकर भाग जाए। फिर दबे कदमों से बरामदे में गई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम भी कागजों में खो जाओगे? नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया और हिचकिचाता हुआ अपने और उसके कमरे के बीच आकर खड़ा हो गया। तो फिर आओ, तुम मुझे जंगली जानवरों के रहम पर तो नहीं छोड़ देना चाहते? मैंने उसके पति की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन वह पढ़ने में तल्लीन था। मैंने पूछा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, मैं बरामदे में हूँ। ज़रूर जाओ, उसने सर ऊपर उठाए बगैर कहा। लड़की शीशे की दीवार के साथ सटकर बैठी थी और गौर से बाहर देख रही थी। मैं धीरे से अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के बगल में रखकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या सचमुच जानवर यहाँ आते हैं या ये भी कोई मनगढ़ंत किस्सा है? नहीं, बहुत से लोगों ने जानवरों को देखा है। कौन से जानवर? शेर। यहाँ शेर? मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि शेर सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो नहीं, माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई थी। मेरा मतलब चीतों, तेंदुओं और भालुओं से था। कई बार हाथी भी घाटी पार करके तालाब में पानी पीने आते हैं। मैं पूरी रात यहाँ गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हें भी एकांत पसंद है। कम से कम यहाँ खामोशी और अंधेरा है, और अंधेरे में हम किसी चीज़ का इंतज़ार तो कर सकते हैं। मुझे कोई जवाब न सूझा। उसकी सुवास मेरे रोम रोम पर छा गई थी। शीशे के पार आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने उबासी लेकर पूछा, क्या हाथी इस शीशे को तोड़कर भीतर नहीं आ सकता? नहीं, दूसरी तरफ खाई है, जानवर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसी वक्त हरियाली में किसी जानवर की चमकदार आंखें दिखाई थी। रोजी ने मेरी आस्तीन खींचकर उत्तेजित स्वर में फुसफुसाकर कहा, कोई चीज़ है, कौन सा जानवर है? शायद तेंदुआ है। मैंने बातचीत जारी रखने के लिए कहा। ओह, वे फुसफुसाहट, सितारे, अंधेरा, कितना मादक था। उत्तेजना से मेरे श्वास की गति तेज हो गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? नहीं तो। फिर तुम्हारी सांस में इतनी आवाज़ क्यों है? मेरे जी में आया कि अपना चेहरा उसके चेहरे के साथ सटा दूं और फुसफुसाकर कहूं, तुम्हारा नृत्य बहुत शानदार था, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। किसी दिन फिर नाचना, ईश्वर तुम पर कृपालु रहे। क्या तुम मेरी प्रेयसी बनोगी? लेकिन खुशकिस्मती से मैंने अपने मन पर काबू पा लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मार्को दबे पांव आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया था। कुछ दिखाई दिया? उसने फुसफुसाकर पूछा।
कोई जानवर आया तो था लेकिन लौट गया। आप बैठेंगे नहीं? मैंने उसे अपनी कुर्सी दे दी। वे बैठकर शीशे में से झांकने लगा। अगले दिन सुबह वातावरण फिर कलुषित और तनावपूर्ण हो गया। पिछली शाम की सारी जिंदा दिली गायब हो गई। जब उन लोगों का कमरा खुला तो सिर्फ मार्को ही पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकला। कोयले की अंगीठी पर मैंने कॉफ़ी बना ली थी। उसने आकर यत्रवंत मेरी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे मैं कॉफ़ी के काउंटर पे पीछे खड़ा होने वाला दुकानदार हूँ। मैंने प्याले से कॉफ़ी डालते हुए, जोसेफ आपका टिफ़िन ले आया है, आप खाएंगे नहीं? नहीं, हमें फ़ौरन चल देना चाहिए। मैं गुफाओं तक जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। और श्रीमती जी क्या करेंगी? मैंने पूछा। उन्हें अकेला रहने दो, उसने मचल कर कहा। मैं बेकार वक्त ज़ाया करके सिर्फ इधर उधर घूमता नहीं रह सकता। लगता है रोज सुबह उनके बीच ऐसी ही कटु भावना रहती थी। कल रात वे कितने स्नेह से उसके पास आकर बरामदे में बैठ गया था। आखिर रात को ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त वे एक दूसरे को नोच खाना चाहते थे? क्या वे बिस्तर में बैठकर आपस में लड़ते झगड़ते रहे थे, या उसने अपने शिकवों से मार्को को थका दिया था? मैं चीख कर कहना चाहता था, अरे राक्षस, तू उस परीजादी से रात को कैसा दुर्व्यवहार करते हो? वे सुबह उठकर दुखी होती है। तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है, उसकी कीमत तुम्हें नहीं मालूम, जैसे बंदर के हाथ में माला आ गई हो। फिर एक रोमांचक विचार मेरे मन में कौन गया। हो सकता है वे नाराजगी का बहाना कर रही हो ताकि मैं उसकी ओर से बीच बचाव करूं। मार्को ने कॉफी पीकर प्याला रख दिया और कहा, अब हमें चल पड़ना चाहिए। मुझे दोबारा उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछते हुए डर लगा। वे बड़ी बेसब्री से एक बेंत घुमा रहा था। क्या यह संभव था कि रात में उसने अपनी बीवी के खिलाफ इस बेंत का इस्तेमाल किया हो? मैंने उससे दोबारा ये पूछने की गलती नहीं की कि क्या मैं उसको बुला लाऊं, क्योंकि इससे बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाती। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, क्या उनको कॉफ़ी के बारे में मालूम है? हाँ हाँ, मार्को उत्तेजित स्वर में चिल्लाया, कॉफ़ी यहीं छोड़ दो, वे खुद पी लेगी। अपनी देखभाल करने लायक अकल तो उसमें है। उसने स्विच का बटन बंद कर दिया और हम लोग कमरे से बाहर निकल आए। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, इस आशा में कि शायद वे खिड़की से झांकेगी और हमें वापस बुला लेगी। क्या मैं इस राक्षस के संग घूमने के लिए इतनी दूर से चलकर आया था? पहाड़ी के ढलान से नीचे उतरते हुए मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा, कितना अच्छा हो अगर ये ठोकर खाकर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे खड्डे में जा गिरे। बहुत बुरा विचार था, बहुत बुरा विचार था ये। फिर मुझसे आगे आगे चल रहा था। हम दोनों अफ्रीकन शिकारियों जैसे दिख रहे थे। दरअसल उसकी पोशाक, सिर पर लोहे का टोप और मोटी जैकेट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक जंगली अफ्रीकन शिकारी जैसी ही थी। घास और झाड़ियों के बीच से होती हुई हमारी पगडंडी घाटी की ओर जाती थी। उसके आधे मार्ग पर वह गुफा थी। मुझे उसकी तेज रफ्तार पर गुस्सा आ रहा था। वह बेंत हिलाता हुआ और अपने पोर्टफोलियो को बगल में दबाए इस विश्वास भरे अंदाज से आगे बढ़ रहा था जैसे उसे रास्ता मालूम हो। जिस प्यार से वह पोर्टफोलियो को बगल में दबाए था, काश उसकी आधी गरमाई भी वे कहीं और दिखा पाता। मैंने अचानक ही पूछ लिया, क्या आपको रास्ता मालूम है? अरे नहीं, उसने कहा, लेकिन आप तो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। मैंने इस वाक्य से जैसे मन का सारा व्यंग्य भर दिया। ओह, वे किंचित परेशान होकर बोला और रुककर मार्ग में एक कदम हटते हुए बोला, लो तुम हमें रास्ता दिखाओ। और फिर जैसे उसने आदतन एक असंगत शब्द जोड़ दिया, हे कृपालु रोशनी। गुफा के द्वार तक पहुंचने के लिए लेंटाना के कुंज को पार करना पड़ता था। जंग लगे कब्जों पर टिका एक विशाल फाटक खुला हुआ, साथ ही उखड़ी हुई ईंटों प्लस्तर का मलबा भी पड़ा था। उस गुफा की सारी छत एक ही विशाल चट्टान से ढकी थी। किसी आदमी ने ऐसे निर्जन स्थान में
क्यों इस गुफा को बनाने की तकलीफ उठाई? ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मार्को ने बाहर खड़े होकर गुफा के द्वार का निरीक्षण किया। देखते हो, ये दरवाज़ा ज़रूर बाद की चीज़ है। गुफा तो मुझे मालूम है कि ईसा की पहली शताब्दी की है। ये द्वार और फाटक बहुत बाद की चीज़ें हैं। जानते हो, इस तरह के लंबे द्वार और नक्काशी किए हुए फाटकों का 7वीं-8वीं शताब्दी में प्रचलन हुआ था, जब दक्षिण भारत के नरेश ऐसी चीज़ों के फिर बोलता जा रहा था। मुर्दा और जीर्ण चीज़ें उसकी ज़बान को खोलती थी और उसकी कल्पना को जगाती थी, ना कि वे चीज़ें जो जिंदा हैं, घूमती फिरती हैं और जिनके अंगों में स्पंदन है। एक गाइड के रूप में मेरा कोई काम ही नहीं रहा था। उसे इन चीज़ों के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान था। गुफा में घुसते ही वह बाहर की दुनिया और उसके निवासियों को एकदम भूल गया। गुफा की छत यद्यपि नीची थी, लेकिन दीवारों में 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं थी जहां आकृतियों के चित्र न बने हों। उसने दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली, फिर अपनी जेब से एक शीशा निकालकर वे उसे गुफा के बाहर रखाया ताकि वे सूरज की किरणें प्रतिबिंबित होकर उसके अंदर गुफा की दीवारों को प्रकाशित कर सकें। अंदर चमगादड़ें चक्कर काट रही थी। फर्श टूटा था, उसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, लेकिन उसे इन चीज़ों की तनिक परवाह नहीं थी। वह तो अपने काम में तुरंत लीन हो गया। फीते से नापने, कॉपी में नोट करने और कैमरा से चित्र खींचने में इस बीच वह लगातार बोलता जा रहा था, इसकी चिंता किए बगैर कि उसकी बातों को कोई सुन भी रहा है या नहीं।